नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चीन की, चालबाज चीन की। चीन अपनी गुस्ताखियों से, अपनी हरकतों से, अपने नापाक इरादों से बाज आने को कतई तैयार नहीं है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। चीन ने 100 घरों का, 100 से भी ज्यादा घरों का बाकायदा एक गांव बसा दिया है भारतीय जमीन पर। जी हां, गांव बसा दिया भारतीय जमीन पर। यह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यह अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। एक नदी है सारी चू, और यह 4.5 किलोमीटर हमारी जमीन के अंदर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 4.5 किलोमीटर अंदर मैकमोहन लाइन जो है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है, उसके भीतर घुसकर 100 से ज्यादा घरों का एक बाकायदा गांव बसा दिया है। और यह तस्वीरें रिलीज की हैं पेंटागन ने। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में इन तस्वीरों का जिक्र किया गया है। प्लैनेट लैब इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी है, वो लगातार सैटेलाइट से पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसे ट्रैक करती है। और यह नवंबर 2020 की तस्वीर है। हम नवंबर 2021 में बैठे हैं। 2019 की भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यहां पर कुछ नहीं था। विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच इस इलाके को लेकर पिछले 60 साल से। लेकिन जहां तक सॉवरेंटी, संप्रभुता का सवाल आता है, यह हमारी जमीन है। सरकार भी यह बात कहती है, यह हमारी जमीन है। यहां पहले कभी कभार चीन एक सैन्य चौकी, एक मिलिट्री पोस्ट लगा देता था, लेकिन अब उसकी कारगुजारियां इस अंजाम तक पहुंच गई हैं कि उसने बाकायदा एक गांव बसा दिया है। और यह चीन की सोची समझी रणनीति के तहत है। जो जानकार हैं, और इसमें देश के विदेश सचिव रहे श्याम शरण का मैं जिक्र करना चाहूंगा। चीन की रणनीति क्या है? यह गांव ऐसे बसाता है। और अभी यह तो एक गांव की बात है, 600 गांव बसाने का इरादा है चीन का, सिक्किम से लेकर अरुणाचल के बीच। और असल मकसद क्या है? यह डुअल यूज, 2 कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो ये गांव दिखते हैं, 500,000 लोग रह लेंगे, चलिए मान लेते हैं। लेकिन असल मंशा, असल मकसद है इनका मिलिट्री यूज। मिलिट्री यूज के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। इसको कहा जाता है C4I, 4C, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स और फिर इंटेलिजेंस। इन चीजों का समावेश करता है चीन अपनी रणनीति में। और इसी के तहत ऑप्टिक फाइबर्स भी बिछाए जा रहे हैं इन इलाकों में। सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की गई 2 महीने पहले, अगस्त में घुसपैठ की कोशिश की गई उत्तराखंड में। लद्दाख पर मैं आता हूं अभी, और यहां पर ऑप्टिक फाइबर्स बिछाए जा रहे हैं। यानी कि पूरी जानकारी, पूरा तंत्र तैयार किया जा रहा है। और सरकार से, विदेश मंत्रालय से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या ऐसा है, सरकार के क्या संज्ञान में है, तो इस खबर को ना तो कंफर्म किया और ना डिनाई किया गया। ना कंफर्म किया गया है और ना ही डिनाई किया गया है। और जबकि हमारे ईस्टर्न आर्मी कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, उन्होंने हाल ही में कहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल यूज विलेजेस हैज बीन फैक्टर्ड इनटू आवर ऑपरेशनल प्लान्स। यानी कि सेना के अधिकारियों को यह अंदाजा है, यह इल्म है कि यह दोहरे इस्तेमाल के लिए इन गांवों को बसाया जा रहा है। लेकिन एक चुप्पी है, इस बाबत कोई हो हल्ला नहीं मचाया जा रहा।
और यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम पिछले साल की कारगुजारियों को भूले नहीं हैं। हम भूले नहीं हैं अपने 20 बहादुर जवानों का बलिदान। बहुत से लोगों को, सैन्य अधिकारियों को, जनरल्स को आपत्ति हुई थी जब मैंने कहा कि चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, पर उनके बलिदान का क्या हमने बदला ले लिया? क्या डेप्सांग से चीन चला गया? वो इलाके जो पिछले साल हर भारतीयों को रट गए थे कि डेप्सांग में वो घुसना चाह रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगा डीएसडीबीओ को लेकर। दारबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी रोड, हमने वहां सड़क बनाई, एक हवाई पट्टी भी बना दी। चीन के होश फाख्ता हुए, लेकिन उसने क्या किया? झड़पें करनी शुरू कर दी और 15 और 16 जून की दरमियानी रात हमारे 20 बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए। पैंगोंग सो का जो उत्तरी तट है, वहां पर फिंगर 2 से फिंगर 8 के बीच जो हमारा इलाका था, फिंगर 2 तक घुसपैठ कर आए। वहां ऑप्टिक्स फाइबर्स बिछाए जा रहे हैं, परमानेंट टेंट्स लगाए गए। हमने कुछ ऊंचाइयां जरूर हासिल की, लेकिन गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स पर तनाव अभी भी बना हुआ है और 13 मुलाकातें हो चुकी हैं कोर कमांडर्स के बीच, 13 मुलाकातें। लेकिन उन मुलाकातों का लब्बो लुबाब क्या? अभी भी 50 से 60 हजार सैनिक हमारे लद्दाख में तैनात हैं और चीन के भी हैं। हमें बताया गया, देश को बताया गया, 1 इंच भी जमीन नहीं दी गई है चीन को। 1 इंच भी वो अंदर नहीं घुसा है। तो 4.5 किलोमीटर अंदर ये गांव कैसे बस गया? ये ऑप्टिक फाइबर्स कैसे बिछाए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब जरूरी हो जाते हैं। और यह बात मैंने पिछले साल कई बार कही थी। चीन का एक विचारक है, सुन त्सू, द आर्ट ऑफ वॉर, कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। बड़ा युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ो। सलामी स्लाइसिंग भी इसे कहा जाता है। जैसे सलामी काटकर आप खाते हैं, छोटे छोटे थिन पीसेस, थिन स्लाइसेस बनाते हैं। यही चीन की रणनीति है। थोड़ी थोड़ी घुसपैठ करता है, घुसपैठ के बाद पीछे जाने को तैयार नहीं होता, वहीं तंबू गाड़ कर बैठ जाता है। और इसी आर्ट ऑफ वॉर किताब में डिसीट, चालबाजी एक एलिमेंट है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। यह पिछले साल भी मैंने बोला था कि लद्दाख अब थिएटर बना हुआ है, लेकिन हमें सिक्किम, अरुणाचल को अनदेखा नहीं करना होगा। झड़पें, एस्केलेशन, तनाव बढ़ाना एक जगह किया जाए, निगाहें दूसरी जगह पर टिकी हुई हों, यह चीन की चालबाजी है। इसे हमें समझने की जरूरत होगी। और इसी कड़ी में एक और पैंतरा खेला है चीन ने। 23 अक्टूबर को, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले की बात है, एक नया कानून पास किया है। और उस कानून में क्या कहा गया है? 7 चैप्टर्स हैं और 62 क्लॉजेस हैं। और उसमें द पीआरसी सॉवरेंटी, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइनाज सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आर सेक्रेड एंड इनवायलेबल एंड द स्टेट शैल टेक मेजर्स टू सेफगार्ड देम। मतलब चीन जिस इलाके को अपना कहे, अपना मानता है, उस पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। 3488 किलोमीटर की एलएसी एक्साई चीन का 40,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर से ऊपर का इलाका वो पहले कब्जा किए बैठे है और अभी सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। और हम यहां अभी चीन की दरियादिली पर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह बहुत ही गंभीर राष्ट्रहित, हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। विपक्ष हमलावर है सरकार पर, क्या आरोप लगा रहा है, सुनिए। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और आज ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को अपनी वो क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए और देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हां,
चीन घुसा हुआ है। पिछले महीने मैंने यहीं प्रेस वार्ता में आपको उत्तराखंड के विषय में भी बताया कि कैसे 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड में चीन की पीएलए भीतर घुसकर हमारा एक पुल डिस्ट्रॉय करके बर्बाद कर वापस चली गई और हमने कुछ नहीं बोला। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि एक झूठी छवि बनाई गई प्रधानमंत्री की। आज से नहीं, 2013-14 से बनाई गई, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। पेंटागन की इस रिपोर्ट में इस हरकत को क्या कहा गया है? इंक्रीमेंटल एंड टैक्टिकल एक्शंस टू प्रेस इट्स क्लेम। धीरे धीरे अंदर घुसते चले जाओ और टैक्टिकल तरीके से, रणनीतिक लिहाज से अपने दावों पर जोर देते रहो। यह चीन की मंशा है, हमें तो जवाब देना है ना। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जमीन पर चीन ने बसाए गांव और सरकार के पास चीन का इलाज है, या हम खामोश बैठे रहेंगे? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा चेहरा हैं तुहिन सिन्हा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, 2 जनरल्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक और जनरल भी जुड़ने वाले हैं। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड, चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं 14 कोर के। लद्दाख जिस इलाके का मैंने जिक्र किया, वहां पर इन्होंने सेना की कमान संभाली। मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड मेरे साथ जुड़ गए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान रिटायर्ड, डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं आर्मी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और एक और खास मेहमान तापिर गाव, सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, और ये वाहिद इंसान हैं, इन्होंने बाकायदा संसद में सर्वोच्च जो जगह है देश की, वहां इस बाबत शंकाएं जाहिर की थी। तो जो ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें सही हैं तापिर गांव? ऐसा है, जहां ये गांव बसाया है, ये लोंगजू का नीचे में, हमारा मैकबोन लाइन के नीचे में, इंडिया के अंदर में 4-5 किलोमीटर के अंदर में ये बनाया हुआ है। और उसका नीचे पुराना माजा, लोंगजू के नीचे बिसा था, बिसा के नीचे माजा, और उस माजा तक 30 to 40 किलोमीटर ऑलरेडी 2 लेन रोड बनाया हुआ है चाइना। इसको मैंने पार्लियामेंट में लास्ट ईयर मैंने बताया था कि ये एक दिन का सड़कें नहीं है, और मिलिट्री बेस भी बहुत गहराई अंदर में बना के, आप गूगल में सैटेलाइट में देखिए। पेंटागन के लिए तो इट इज न्यू बात, हमारा लिए तो ये बहुत बड़ा पुराना हिस्सा है। नहीं तापिर गांव साहब, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उस इलाके से हैं, आप सांसद हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस को बहुत बार ऐसा कह दिया, अरे भाई ये तो डॉक्टर्ड होंगी, ये तो फर्जी हैं, ये विदेशी ताकतें हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, देश को कमजोर करना चाहती हैं। इसीलिए मैंने आज आपको न्योता दिया। आप कह रहे हैं 4.5 किलोमीटर अंदर गांव ही नहीं बसा, 40-50 किलोमीटर अंदर तक 2 लेन सड़क भी बना दी है चीन ने। ये आप 1959 में फर्स्ट इंडिया एंड चाइना, यही लोंगजू में लड़ाई हुआ। उसके बाद नेहरू ने चाइना गया, सीली हिंदी बाय बाय नारा लेके आए। 62 लड़ाई में लोंगजू में हमारा जितना सिपाही थे, एज पर रिकॉर्ड 40 सिपाही को इन्होंने शहीद कर दिए। उसके बाद इन लोग ने आज, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 62 लड़ाई के बाद इन लोग रास्ता बनाते आया। हमारा कोई सरकारें आए, कांग्रेस सरकारें आए रहे, कोई इसका उल्लेख नहीं है। और ये केवल इस सरायसू, जिसको वहां का लोकल नेम है लेंसी रिवर, ये सुबनसिरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरीज है, इसमें बहुत गहराई तक सड़क बना के बेटा है। और आपने आपका इंट्रोडक्टरी में सही कहा, ये हर दिन इंच बाय इंच जमीन कब्जा करते जा रहा है। तो इसके लिए अभी एक हमारा मोदी सरकार में एक ही अच्छा ये है, कांग्रेस सरकारों ने
सड़कें नहीं बनाएंगे, 62 लाइट वार होगा तो ये चाइना यूज करेंगे। आज चाइना बॉर्डर तक 2 लेन पहुंच रहा है, जिसको चाइना ऑब्जेक्शन कर रहा है। सारे पुल बना दिए हैं, तो इसलिए अभी 7 इयर्स में मोदी साहब ने नहीं, पर इन तस्वीरों में तापिर गांव देखिए, एक बात है, नवंबर 2019 में यहां पर कुछ नहीं था और नवंबर 2020 में 100 से ज्यादा मकानों वाला एक गांव बसा दिया जाता है और यह डुअल यूज है। यह चाइना की रणनीति है। अमेरिका भी इस बात को उठा रहा है कि यह डुअल यूज है। मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो ईस्टर्न कमांड के हमारे मुखिया हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, डुअल यूज के लिए वो गांव तैयार कर रहा है और ये एक गांव की बात नहीं, 600 गांव की ऐसी मंशा है। ये खबरें आ रही है। ये बात सही है। आप वालोंग एकदम ईस्टर्न करना, ट्राई जंक्शन म्यांमार, तिब्बत, इंडिया बॉर्डर, वालोंग से लेके तवांग तक एंड अप टू सिक्किम तक आप गूगल में देखिए, हर बॉर्डर के पीछे में इतना वेल इक्विप्ड गांव बचाते चाइना जा रहा है। तो इसलिए हमारा सरकार से और हमारा सब गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि हम भी बॉर्डर विलेज को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। मोदी साहब ने तो सड़क बना दिया, पुल बना दिया, अभी एक चीज बाकी है कि हम भी बॉर्डर के गांव को कैसे डेवलप किया जाए। ये हम भी डुअल यूज इसका मुकाबला कर सकता है। तो इसलिए ये एक जरूरी हमारा एक एजेंडा तो होना उसके चाहिए। लिए सबसे पहले हमें मानना होगा कि चीन ने घुसपैठ की है। तो हिंसना 4.5 किलोमीटर अंदर एक बाकायदा गांव बसा दिया है चीन ने। देखिए, ये 4.5 किलोमीटर। एक सेकंड सर, मैं तोहिन सेना से पूछ रहा हूं, तापिर गांव साहब। तोहिन। संदीप जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को भाई दूज की शुभकामनाएं। देखिए, ये रिपोर्ट जो है, ये संवेदनशील विषय है। ये रिपोर्ट सबसे पहले जनवरी में आया था और उस वक्त अरुणाचल के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने, दोनों ने इसका जवाब दिया। ये जिस जमीन की बात हो रही है वो चाइना के अतिक्रमण में लगभग 1959 से है। ये सही हो सकता है कि पिछले 1 साल में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन जो जमीन अगर पिछले हमारी जमीन है ना, कब्जे में है, तो मान लीजिए पीओके, भले ही पीओके के अंदर 5 किलोमीटर उनके साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, उस पर, हालांकि वो गलत है, हालांकि सभ्य विश्व में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बात यह है कि कोई भी ये पीओके की बात नहीं है, आप गलत कंपैरिजंस कर रहे हैं। पीओके तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। आप क्या ये कह रहे हैं ये अरुणाचल के हिस्से चीन के कब्जे वाले हैं या वो हमारे हैं? मैं इसको सिर्फ डिस्प्यूटेड बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक रोग स्टेट कोई भी नियम का पालन नहीं कर सकता। ये गलत है। आज पूरा विश्व यदि चाइना के गलत मंसूबों को कॉल आउट कर रहा है तो उसमें भारत का बड़ा योगदान है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे जो पूरी तरह से हमारे वश में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल पिछले 1 साल में बीआरओ ने लगभग 1200 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। जिन जगहों पर जो बॉर्डर में जाने में 5 दिन लगते थे, अब वो 1.5 दिन में हमारे ट्रूप्स पहुंच रहे हैं। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। ये जो गलत मंसूबे चाइना के हैं उसका मुंह तोड़ जवाब तो वो गलत मंसूबों का सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा है ना तोहिन। 15-16 जून की दरमियानी रात को हमारे 20 जो जवानों ने वीरगति प्राप्त की, बलिदान दिया देश के लिए, उसके बाद चीन ने क्या बात मानी है? चीन तो ऑप्टिक फाइबर्स बिछा रहा है, गांव बसा रहा है, अलग अलग जगह अतिक्रमण कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। चीन मानता कहां दिख रहा है? ये अच्छी बात है कि आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिलसिले की बात करते हैं ना, तो ये सिलसिला आज 6 नवंबर है, 7 नवंबर 1950 तक पीछे जाता है। आपने बहुत सी बातें जो भी इंट्रोडक्शन में कही, वो वही चेतावनी जो है सरदार पटेल ने खत में लिखकर नेहरू को 7 नवंबर 1950 में कही थी कि इन लोगों, नेहरू ने गलती की, आप गलती क्यों कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान ये करता तो पाकिस्तान को के सामने हमारा होता फुल जोश। चीन के सामने हम क्यों हैं खामोश? संदीप जी, हम खामोश नहीं बैठे हैं।
यही तो बात है ना, कूटनीति भी कोई चीज होती है। अगर आज चाइना पूरे विश्व में कॉर्नर हो रहा है तो उसमें क्या आपको लगता है कि भारत का एक रोल नहीं है? केवल लड़ाइयां जो है वो मिलिट्री नहीं होती, डिप्लोमेटिक भी है। और जिस प्रकार से क्वाड आज खड़ा हुआ है और खुले आम क्वाड जो है चाइना की विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ बोल रहा है, तो भारत का उसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान 13 है। दौर की बातचीत हो गई, चीन ने सारी बातों को खारिज कर दिया, उल्टा घुसपैठ का आरोप भारत पर लगा दिया। 13 दौर की बातचीत, आखिरी बातचीत 10 अक्टूबर को हुई थी, पिछले महीने तो है। हमने क्या हासिल किया? फिंगर 2 टू फिंगर 8, पैंगोंग सो के नॉर्थ बैंक का पूरा इलाका हमारे पास आ गया। डेप्सांग में जो हमारी जमीन है क्या हमारे पास आ गई? गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्या हमारे काबू में आ गए, कब्जे में आ गए पूरे? संदीप जी, 13 राउंड की बात हुई। अगर एक रोग स्टेट हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम तो नहीं है ना। हम चारों तरफ से अपनी तैयारियां पूरी रख रहे हैं। इकोनॉमिकली जो है चाइना ध्वस्त हो गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मानता है कि भारत जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है आने वाले दिनों में। तो हर तरह से चाइना, और वो सलामी स्लाइसिंग करता रहे हमारी जमीन पर। देखिए नहीं, ये देखिए, ये पुराना सिलसिला है। और वो जिस जमीन की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि वो उनके अतिक्रमण में पिछले 60 सालों से है। हम पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं। ये पुरानी सरकारें नहीं है जो वो गलतियां दोहराएंगी। ठीक है, आप पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं। पुरानी गलतियां तो आप लोगों ने की, आलोक शर्मा। आज आप सवाल उठा रहे हैं, उनका भूल सुधार हो रहा है। अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, सड़कें बन रही हैं। डेप्सांग में यही तो हुआ। दारबुक शोक, दौलत बेग, ओल्डी रोड वो बनी, वो हवाई पट्टी बना दी, तो पेट में दर्द हुआ ना चीन के। मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही देश को गुमराह करने लगे तो उसके बाद कोई विवाद नहीं रहता है। आप देखिए किस तरह से 1975 के बाद से एक भी हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ। पहली बार जब नकली शेर यहाँ पर प्रधानमंत्री बने तब उसके बाद हुआ। अभी हमारे प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे हैं चाइना कॉर्नर हो गया। अरे 6 महीने में 50% तो इंपोर्ट बढ़ गया चाइना से। चाइना ने हजारों कंपनियां इंडिया की खरीद ली या उनमें इन्वेस्टमेंट कर लिया। ये तो इंडिया की बात कर रहा हूं। चाइना ने आपके पड़ोस में तालिबान जैसा दुश्मन पैदा कर दिया और चाइना कॉर्नर कर दिया मोदी जी। पता नहीं कौन सी फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं ये लोग। अभी भी इवेंट मैनेजमेंट पे ये लोग बिजी हैं। ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई बैठा हुआ है, ना कोई खड़ा हुआ है। ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी का स्टेटमेंट है ये देशद्रोह का काम है कि आप सैटेलाइट इमेजेस को भी झुटला रहे हैं। आप हर चीज को झुटलाते हुए आज तो देश के प्रधानमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए या कहना चाहिए कि ये नहीं है। दुर्भाग्य। पर ये 1959 से विवादित इलाका है ना। देखिए 1959 से विवादित इलाका है या नहीं है तो सरकार बोलेगी ना। सरकार यही तो बोल रही है। नहीं आया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सुबह से कोई स्टेटमेंट आया तो मुझे बता दीजिए। एम्बेसडर ने एक ट्वीट किया तो उसके एम्बेसडर को ट्वीट को हटा दिया गया तुरंत। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर एक पेज आया था पिछले साल, 2 घंटे के अंदर उसको वापस हटवा दिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि आप चीन का नाम लेने से भी डर रहे हैं। आप चीन के बारे में बात करने से भी डर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एक महिला पार्षद थी बीजेपी की। उन्होंने कहा कि आज हमें चाइना अंदर घुस रहा है। बीजेपी ने वहां पर बैरिकेडिंग की और किसी को जाने नहीं दिया। मोदी जी 250 किलोमीटर दूर LAC से एक बैंक्वेट हॉल में फौजियों के साथ जाकर मीटिंग करते हैं और वहां पर इवेंट मैनेजमेंट करके वहां पर भी भाषण देकर आते हैं मोदी जी। आज वो केदारनाथ में तो जरूर जो है वहां पर ड्रोन से पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन चाइना का बॉर्डर उनको नहीं दिखाई दे रहा है। और हिंदी चीनी भाई भाई के ये नारे किसने दिए थे? पंचशील करके आगे चले, 40,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन वो चीन हथिया कर बैठ गया, ऐसा भाई निकला। मुझे संदीप भाई, एक समय था आप अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, अगर कोई धोखा देता है तो हम लड़े, हमारे जवान शहीद हुए। आज लड़ाई तो लड़िए, आज आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं? हमने लड़े, हम हार गए, हमारे जवानों ने शहादत दी उसमें। क्या नहीं हुआ ऐसा? 1962 को कंपेयर कर रहे हैं आप 2022 से 21 से, जब आपके पास 16 लाख की फौज कांग्रेस सरकारों ने लाकर छोड़ी थी यहां पर। उस समय पर क्या था हमारे पास? 62 के अंदर PL-480 करके हम लाल गेहूं खा रहे, चाइना से लड़ने की ताकत थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज देश में एक कमजोर लीडरशिप, आज एक झूठा शेर है। आप बैंक्वेट हॉल में जाकर इवेंट मैनेजमेंट करता है। आज जिस तरह से देश को गुमराह देश के प्रधानमंत्री ने किया, चाइना ने उस बात को पकड़ लिया। चाइना ने तो उल्टा हमारे ऊपर छोड़ दिया, चाहे वो डेप्सांग हो, चाहे गोल्डन बीच हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स की बात हो। अपनी फौज हटा ली आपने वहां से और कहने लगे कि हमारी फौज नहीं हटी है। हमने कहा हटा ली फौज। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 जगह से हमने
फिंगर जो 4 था, आज हम फिंगर 2 पर बैठे हैं। हटे कि नहीं हटे? और उनके कुछ लोग वापस जाते दिखे तो गोदी मीडिया, और देखिए मोदी के लिए तो मुमकिन है वो वापस चले गए। अरे मोदी साहब तो कह रहे हैं घुसे ही नहीं थे, फिर वो वापस कहां से चले गए वो? आप देखिए किस तरह से सिस्टमैटिक वे में चाइना के सामने इस सरकार ने सरेंडर किया। सरेंडर अगर नहीं किया है तो आज ये सैटेलाइट इमेजेस कहां से आ रही हैं? ये सांसद महोदय कौन है? बीजेपी के सांसद है। इन्होंने बहुत दिन पहले, 1 साल के करीब पहले संसद में आवाज उठाई, लेकिन आज डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान नहीं। डिफेंस मिनिस्टर को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जनरल सिवाच, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए। ये तस्वीरें अगर ये सच हैं और भारत सरकार भी इनकी सत्यता पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया है, और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इन तस्वीरों को बाकायदा जारी करके कहता है इंक्रीमेंटल एंड टैक्टिकल एक्शंस टू प्रेस इट्स क्लेम। चीन की यह मंशा है, चिंताजनक है ये। बिल्कुल संदीप, इसमें कोई डाउट नहीं, चिंताजनक है। मगर हमें यह समझना भी पड़ेगा कि यह इलाका कि 1959 से चीन के कंट्रोल में है। वो कैसे कि जब हम मानते हैं कि भारत और तिब्बत और जो चीन है उसके अंदर बाउंड्री है आपकी एक प्रकार से मैकमोहन लाइन, मगर हम 1959 में जो पोस्ट थी उसके साथ चीन ने उसको कब्जे में किया था, और उसके बाद 1962 की लड़ाई के बाद भी चीन वहां से गया नहीं, और ये 4-5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर साउथ में है मैकमोहन लाइन के। इसका मतलब ये मैकमोहन लाइन अगर बॉर्डर है तो ये हमारी तरफ है, मगर ये भी सच्चाई है ये चीन के कब्जे में है 1919 तो 2019 तक जनरल साहब, 1 मिनट, 2019 तक तो यहां पर मैंने शुरुआती संबोधन में जो कहा, कभी कभार मिलिट्री पोस्ट लगा देता था, पूरा गांव बसा दे और हम चुपचाप बैठे रहे। हमने चुप्पी क्यों साधी हुई है? हाँ संदीप, बिल्कुल देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अब पहले वो पोस्ट थी उसके पास, अब उसने एक बहुत बड़ा गांव बना लिया है, 100 से घर ज्यादा, और वो ड्यूअल पर्पस के लिए उसके अंदर बंकर भी है, टनल डिफेंस है। मगर इसकी बातचीत हो रही है। देखो मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा संदीप। देखो बदला हुआ भारत ऐसे कहना कि अब चीन सब तैयारी कर रहा है, टैक्टिकल इंक्रीमेंटल एक प्रकार सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए ना कभी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अरुणाचल में भी, मैं वहां टूटिंग और मचुका के इलाके में था, किसी जमाने में हमारी सड़कें कम से कम 200 से 250 किलोमीटर पीछे थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, आज वो बहुत नजदीक पहुंच गई है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना है, हमारी डिफेंसेस बहुत अच्छी हुई हैं, इंटीग्रेटेड जो डिफेंसिव सिस्टम में हमने M777 गन भी ले गए हैं, L70 गन भी ले गए, तो हमने इंप्रूवमेंट की है। नहीं, हमने इंप्रूवमेंट की है, पर जो चीन कर रहा है ये C4I का जो मैंने जिक्र किया कि कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस, ऑप्टिक फाइबर्स बिछाए जा रहे हैं ना, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। पेंगोंग सो में भी ये बिछाए जा रहे हैं, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर बिछाए जा रहे हैं, अरुणाचल में बिछाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल संदीप, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि चीन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है ऑलमोस्ट लड़ाई की, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक। उसने अभी इंटीग्रेटेड डिफेंस की जो गांव बनानी है 600 से ज्यादा, और उन्होंने अपनी रेलवे लाइन और आपकी जो हाईवे है वो बॉर्डर टाउन तक ले गया है। इसमें और भी बात यह है कि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब उसने कैलाश रेंज को हमने वैकेट कर दिया है तो उसका जो सोचने का एक तरीका वो बदल गया है, वो मैं मानता हूं। मगर अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत ने भी बहुत ज्यादा एक प्रकार से तरक्की की है। भारत की जो, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक सेकंड, जनरल बिशंबर दयाल, मेरा सवाल ये है, चीन की ये जो कारगुजारियां हैं उनका हमें जवाब देना होगा ना, वरना वो गुस्सा चला आएगा। इसलिए मैंने 23 अक्टूबर को जो उन्होंने अपने कानून बदले हैं, 7 चैप्टर्स, 7 अध्याय जोड़ दिए, 62 क्लॉज हैं, अपनी संप्रभुता का हवाला देकर वो कहीं भी घुस सकते हैं, जिसको अपना माने वही है, और वहां पर उनकी सेना आकर बैठ जाएगी। तो हम उनका जवाब नहीं देंगे, वरना वो गुस्सा चला आएगा और हम कहेंगे जी बात कर रहे हैं। जैसे 13 दौर हमारी बातचीत हुई, उसमें क्या निकला है अभी तक? चीन वापस गया है क्या? देखिए संदीप, जब तक आप ये कहते रहेंगे ना कि ये चाइना कहता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये मेरा हक है, एक्चुअली आपकी डिबेट पूरी चाइनी एम्बेसी में आज आपकी लाइव डिबेट सुन रहे होंगे और वो तालियां बजा रहे होंगे कि आप सब मानते हो कि ये जो इलाका है ये उसका 1959 से था, उसने क्लेम किया, आज तक आप ले नहीं पाए। वो तो ताली बजाएगा।
देखिए संदीप, वो तो डिस्प्यूटेड है तो हमने गांव क्यों नहीं बसाए? संदीप एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। वो कहता है 1959 से कि सारा अरुणाचल प्रदेश मेरा है, तो दे दीजिए ना साहब। ये मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दाद देता हूं जिन्होंने कहा कि भाई वहां पे ये सब हुआ और पार्लियामेंट में रेज किया, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया? देखिए संदीप, पहले 2-3 साल चाइनीज एम्बेसी, आपकी सरकार कैसे फंक्शन कर रही है, नई सरकार आई है 2014 में, वो कैसे फंक्शन कर रही है उसको स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करती है, और जब यहां देखती है ना कि आप तालियां बजाए जा रहे हो, तो फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी लॉन्च करती है। उसने 2017 में डोकलाम किया, आपने शोर कर दिया, आपने विजिट किए 14-24 कितनी एग्रीमेंट किए, शांत हो गए सब कुछ। अच्छा 2018 में ही उसने जो बनाना चाहता था उससे भी ज्यादा बनाया। बिल्कुल बनाया। आपको मालूम नहीं, वेस्टर्न, उसने अपने आप को, जो भूटान का वेस्टर्न पार्ट है उसमें अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। उसने आपके साथ वो किया ईस्ट लद्दाख में जो करना चाहता था। आपने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई की और आपने बगैर डेप्सोंग खाली किए आपने कैलाश रेंज वापस कर दी। आपने वो फिंगर्स की थोड़ी सी सॉल्यूशन करके तालियां बजा ली। संदीप, जब तक देश में, देखिए चाइना, ये भाई कह रहे थे रोग स्टेट है, मैं रोग स्टेट तो नहीं कह सकता क्योंकि यूएन का मेंबर है, पर चाइना एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश को वो लेना चाहता है, उसकी टॉप प्रायोरिटी है। डेप्सोंग और उस एरिया को वो दबाव में रखना चाहता है ताकि उसका हिंदू कश पे उसकी कंट्रोल रहे। बाकी वो आपको फिंगरिंग करता रहेगा और आप उसमें पिछले रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये सेना जो है ना भारत की, ये सब बहुत मजबूत है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहाना लेके मत बोलिए। 1967 में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर थे हमारे पास? नाथुला में हमारे पास, छोला में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर थी? ठोक दिया ना उसको, और ऐसा ठोका कि वो 1986 तक दुम नहीं हिला पाया। 1986 में इसी एरिया में सुंदरजुंग ने जब कुछ किया तो भारतीय सेना ने एक मैसेजिंग होती है, एक नेशन की मैसेजिंग होती है संदीप, ये नेशन वो मैसेजिंग नहीं दे पा रहा चाइना को। 1986 में उसने सुंदरजुंग में, यही एमपी साहब बैठे, पूछो आप इनसे, ये बता देंगे, उसने एक कंपनी डिप्लॉय कर दी वोंगडुंग अपने एरिया में, एक कंपनी डिप्लॉय कर दी। भारत की मैसेजिंग क्या थी? भारत का फॉरेन मिनिस्टर तिवारी साहब गए और बोले हम लोग जी जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप इससे एग्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो नहीं बढ़ने देगी। राजीव गांधी जाना चाहता था, लेकिन जो मिलिट्री का पॉइंट ऑफ ओपिनियन था, राजीव गांधी ने सुना, तिवारी जी ने सुना और चाइना को सुनना पड़ा। और 1988 में राजीव जी जब गए, जब 1987 में पहले उन्होंने एग्रीमेंट की, ये मैं मानता हूं कि 9 साल लगे उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट होने में। और इंप्लीमेंट किन सरकारों ने की? कितनी कमजोर सरकारें थी। शर्म आनी चाहिए लोगों को जो यहां पे बैठे हैं, जिस देश के लोग जो बोलते हैं हमारे में ताकत है, हमारी ये है वो नॉनसेंस। क्या कमजोर सरकार थी? भारत सबसे इकोनॉमिकली बैड कंडीशन में था। नरसिम्हा राव की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, देवगौड़ा जी की सरकार आई और उसके बाद वो अपने गुजराल जी की सरकार, लंगड़ी सी सरकार, और वाजपेयी जी की वो डिफीटेड सरकार 13 वोट से हार गए थे। उन सरकारों ने साहब उसको इंप्लीमेंट किया, क्योंकि 1993 की ट्रीटी के बाद उन्होंने कहा हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप हमारी। तो चीन को सख्ती से जवाब देने की जरूरत है। मैं एक सेकंड आप ही के पॉइंट को, जनरल खाद्यान, ये क्या हम चीन के ट्रैप में फंस रहे हैं? अगर बात होती है जी गांव बना दिया, अरे गांव बना दिया, वो तो विवादित स्थान है, वो 1959 से विवाद था। तो क्या सही कह रहे हैं जनरल विशंबर दयाल यहां पर कि चुनी दूतावास वाले तो तालियां बजाएंगे हर चीज विवादित बताकर, और वो आकर बैठ जाएं और हम कह दें जी बैठ गए तो क्या हुआ, ये तो विवादित थी? क्या हम जवाब ना दें? संदीप, मैंने जनरल साहब का बयान नहीं सुना है, उन्होंने क्या बोला। देखिए, कड़वा सच ये है कि चाइना हमसे मजबूत मुल्क है, मिलिटरीली हमसे स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रांग है और वो रहेंगे, क्योंकि चाइना पर डेमोक्रेसी का बोझा नहीं है। हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमको देश की सुरक्षा के लिए पैसा चाहिए, हमको वो पैसा कल्याणकारी कार्यक्रम में भी लगाना पड़ता है, इलेक्शन भी जीतने पड़ते हैं। चीन में ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम टैक्टिकल तौर पर, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया था टैक्टिकल, हम उनका मुकाबला, ठीक है सैनिक हमारे बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल है, सेना तो जब ही मजबूत होगी जब उनको सामग्री मिलेगी, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। चाइना का बजट आज के दिन अगर हम उनकी ऑफिशियल फिगर भी देखें, एक्चुअल तो बहुत ज्यादा है, हमसे 3.25 गुना ज्यादा है। दूसरा, देश को मजबूत होने के लिए डिसीजन मेकिंग,
उनकी सारी डिसीजन मेकिंग एक आदमी करता है। हमारे अलग अलग, हमारा विपक्ष भी शोर करता है, हर विपक्ष करता है, ये नहीं कि आज ही कर रहा है। तो ये वास्तविकता ये है, कड़वा सच, कि जब तक हम मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं हो जाते उसमें बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो चाइना क्या सलामी स्लाइसिंग करता रहेगा, अंदर घुसता रहेगा, हम कहेंगे हमने आंखें दिखा दी, वो तो वापस चला गया, बात खत्म हो गई। तस्वीर कुछ और है क्या? लगातार जो ये सुनजू का मैंने इसलिए जिक्र किया, आर्ट ऑफ वॉर, ये डिसीट वाला जो एलिमेंट है, पहले लद्दाख में मोर्चा खोला, अब पता लगा कि अरुणाचल में 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर तक दखल कर दी है चाइना ने। संदीप, दरअसल बात यह है कि हम तो चाइना के बॉर्डर को 3844 किलोमीटर मानते हैं, चाइना केवल 2000 किलोमीटर मानता है। उसके हिसाब से लद्दाख और तिब्बत का बॉर्डर नहीं है, लद्दाख तिब्बत का हिस्सा है। उसके हिसाब से अरुणाचल भी तिब्बत का हिस्सा है। तो हम उसको बेशक डिस्प्यूटेड कहते हैं, चाइना ने कभी नहीं माना। चाइना के मानने या न मानने से क्या, हमारी संप्रभुता का सवाल है ना। हम जो मानते हैं हम उसको बचाएंगे ना, वील प्रोटेक्ट इट एट एनी कॉस्ट। बचाएंगे और बचाना भी चाहिए, लेकिन बचाव के लिए आपको जो पैसा चाहिए, या तो फिर आप डेवलपमेंट वर्क बंद करो, सिर्फ मिलिट्री पर लगाओ। जब तक हम वो नहीं कर पाते, हमारी सामरिक हथियार जैसा कि तो पाकिस्तान के खिलाफ हम सख्त हो जाते हैं, चीन के खिलाफ हम क्यों सॉफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान और भारत का रेशियो वही है जो भारत और चीन का है। चीन हमसे मजबूत है, वो पॉलिटिकली हमसे मजबूत है। मैंने बताया वो प्रेसिडेंट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं, सारा डिसीजन मेकिंग एक जीपिंग लेते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में हो भी नहीं सकता। जनरल बिशंबर दयाल कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सा कमेंट चाहूंगा सर। जनरल कादियान सर, मैं एक ही सिर्फ से डिसएग्रीमेंट हूं सर से। सर, डेमोक्रेसी की पावर है, अगर आप डेमोक्रेटिक वे से चलो तो। अगर आप डिनाइल मोड में होगे तो डेमोक्रेसी तो वीक हो जाएगी ना। आप लोग समझने क्यों नहीं करते? एक मैसेजिंग है सर, पहले भी हम स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन एक मैसेजिंग थी। आज वो मैसेजिंग नहीं जा रही जिसपे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पे है। जब कैलाश रेंज खाली कर रहे थे सर, जब नहीं पता था हमारी सैटेलाइट्स को कि भाई वो एक गांव बसा चुका है, तो क्यों खाली किया सर? एक पोस्ट थी और आपने गांव बसने दिया, और आप बोलो भाई हम कमजोर हैं। आप भी जनरल कादियान, जनरल बिशंबर दयाल, जनरल कादियान सर, छोटा सा कमेंट। देखिए, मैंने ये नहीं कहा हम कमजोर हैं, मैं तुलना की बात कर रहा हूं। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स लगा दिए, हर मोर्चे तक लेटेस्ट सिचुएशन जा सकती है, वो सड़क बना सकते हैं। एक तो टेरेन उनके फायदे में है, क्योंकि पूरा टिबेट ऊंचे प्लेटों पर। हमको ले से दारबुक और दौलत बेग ओल्डी की सड़क बनाने में 19 साल लगे थे, और उसी रोड को अभी वो नाकारा करना चाहते हैं। इसलिए वो उन इलाकों में आ गए हैं जहां से उसको डोमिनेट कर सके, और वो पीछे नहीं जाएंगे। तो क्लियर एंड प्रेजेंट, मैं समझ गया सर, तोहिन सिन्हा स्क्रीन पर। तोहिन, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, हमें हकीकत वास्तविकता को पहले एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा, उसी के बाद तो रिस्पांस देंगे। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। मैं आज की तारीख में पिछले एक साल में 50 से 60 हजार हमारे सैनिक जो है फ्रंटियर पर और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात हैं, जो कि अभूतपूर्व और अप्रत्याशित है। तो पहले तो उन्हें जानकारी नहीं होती। 2017 से हमने जो एक मजबूती का परिचय दिया है, आपको याद होगा, वन बेल्ट वन रोड का सबसे वो बात है, ठीक है, मैं कंक्लूडिंग कमेंट चाह रहा हूं। हमें हकीकत को, वास्तविकता को कबूलना होगा कि नहीं? मैं वही बता रहा हूं कि हर चीज का रिएक्शन, जिस तरह से दुश्मन अपेक्षा करता है कि आप रिएक्ट करें, उस तरह से अगर आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपकी कमजोरी है। हम एक कूटनीति पे काम कर रहे हैं, जो कि विश्व आज देख रहा है। भले आप कूटनीति पर काम कर रहे हैं। आलोक, 20 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज यहाँ पर 2 डिफेंस एक्सपर्ट भी क्लीन चिट चाइना को दे रहे हैं, शायद ये भी गवर्नर बनने की लाइन में लगे हुए हैं। और जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि कमेंट नहीं चलेंगे। आलोक, आप अपनी बात कहिए। नहीं संदीप आप भाई, अपनी बात कहिए। जी नहीं, मैं निजी कमेंट यहां पर अलाउ नहीं करूंगा। अगर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी अगर चाइना को क्लीन चिट, वो अपने आप में मुकम्मल है। आप अपनी बात कहिए। आलोक शर्मा, मैं यहां पर बीच में निकालने के लिए नहीं बुलाया आपको। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमारी सरकार भी और डिफेंस एक्सपर्ट भी सब चाइना को क्लीन चिट देंगे, तो विपक्ष का फर्ज है कि वो आवाज उठाए। लेकिन अगर कादियान साहब चाहते हैं कि विपक्ष हो ही ना, आप फिर निजी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा, आगे से इस तरह के कमेंट कृपया ना दीजिए मेरे कार्यक्रम में। कोई निजी कमेंट अनएक्सेप्टेबल है,
और यहां पर ये ब्रेव सोल्जर्स हैं, और ये जो बात कह रहे हैं ये अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं। आपने एक दिन भी कभी जिंदगी में सरहद पर नहीं बिताया है, तो राजनीतिक कमेंट दीजिए, निजी आक्षेप कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। पर जो हकीकत है, चीन क्या लगातार सलामी स्लाइसिंग कर रहा है और सरकार क्या इसके बारे में एक पारदर्शी तरीके से रिस्पॉन्स भी देगी, यह भी हमें सोचना होगा। सवाल राष्ट्रहित का है, हमारी संप्रभुता का है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।